नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 15 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग पूरा का पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज 15 जून 2020 का टॉपिक देखते हैं कि कितने टॉपिक हैं हम लोगों के पास और किस पे चर्चा होगी। तो पहला है आरोग्य पथ, दूसरा है भारतीय गौड़ और तीसरा है मालाबार ग्लाइडिंग मेढक और चौथा है मेघालय का व्यवहार परिवर्तन संबंधी मॉडल। फिर अगला है न्यायालयों की आधिकारिक भाषा। फिर जीव विज्ञान और पर्यावरण के बारे में बात होगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था देखी जाएगी, विश्व रक्तदाता दिवस और इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता के बारे में बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ के बारे में अगर हम देखें तो आरोग्य पथ जो है ये संघ सरकार द्वारा शुरू किया गया था और ये सूचना मंच है। इसका उद्देश्य निर्माताओं, आपूर्ति और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना है और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जो है नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। यह एक एकीकृत सार्वजनिक मंच है जो प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी सामान जैसे चिकित्सा उपकरण, ड्रग्स, परिधान आदि की एकल बिंदु उपलब्धता प्रदान करता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर पर एक सूचना प्रबंधन और पूर्वानुमान डेटाबेस प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा और प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों के लिए परिदृश्यों की आपूर्ति करेगा। CSIR को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में आरोग्य पथ राष्ट्रीय पसंद का सूचनात्मक स्वास्थ्य मंच बन जाएगा, जो भारत में स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति की उपलब्धता और सामर्थ्य के माध्यम से भारत में रोगी देखभाल के अंतिम मील वितरण में एक महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करेगा। यह खरीदारों के एक विस्तारित नेटवर्क है, उत्पादों के लिए नई आवश्यकता की दृढ़ता के कारण व्यवसाय विस्तार के अवसर भी पैदा करेगा। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में अगर हम देखें तो भारत सरकार द्वारा सितंबर 1942 में यह स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास ज्ञान के आधार के लिए जाना जाता है। तो अगला देखते हैं बमला पास। बमला पास जो है बुमला दर्रा समुद्र तल से 15,200 फीट ऊपर भारत चीन सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दर्रा समझना होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दर्रा पहाड़ियों के बीच से जो रास्ते गुजरते हैं उसको दर्रा कहा जाता है। तो बुमला दर्रा जो है समुद्र तल से 15,200 फीट ऊपर भारत चीन सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। बुमला का मार्ग भी एक ऐतिहासिक मार्ग है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 1962 के चीन भारतीय युद्ध के दौरान भारत पर आक्रमण किया था और 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापारियों के लिए बुमला पास फिर से खोला गया है। पास के दोनों ओर के व्यापारियों को प्रत्येक देश के डाक कर्मियों के अलावा एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी थी और क्षेत्र में 14वें दलाई लामा द्वारा लिया गया मार्ग शामिल है, जब वो चीन से भाग गए और शरण लेने के लिए भारत पहुंच गए। और संबंधों में सुधार के लिए दोनों सेनाओं के बीच नियमित परामर्श और बातचीत के लिए यह भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आधिकारिक रूप से सहमत बॉर्डर पर्सनल मीटिंग बिंदुओं में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण मार्गों की अगर हम बात करें तो बोडमी ला और तुलुंग ला और सेल ला जो हैं ये मार्ग बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स की अगर हम बिंदुओं पर चर्चा करें तो सीमा क्रमिक बैठक बिंदु विवादित चीन भारतीय सीमा के साथ स्थित स्थान है, जहां दोनों देशों की सेनाएं सीमा मुद्दों को हल करने और संबंधों को सुधारने के लिए औपचारिक और व्यवहारिक बैठकें करती हैं। जबकि सीमा बैठकें 1990 के दशक से आयोजित की जाती हैं। पहली औपचारिक सीमा क्रमिक बैठक जो है 2013 में स्थापित की गई थी। 5 बैठक बिंदु हैं, 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, 1 सिक्किम में और 2 अरुणाचल प्रदेश में। क्या तो 5 बैठक बिंदु हैं, 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं सिक्किम में और 2 अरुणाचल प्रदेश में। वे इस प्रकार हैं। तो डोलेट बेग ओल्डी जो है लद्दाख में है, चुशुल जो है लद्दाख में है, नाथला जो है सिक्किम में है
बमला अरुणाचल प्रदेश में है और कीबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। जो कीबुथु है ये पूर्वोत्तर का अंतिम छोर है। भारत चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं की अगर बात करें हम लोग, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है LAC जो है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC युद्ध विराम रेखा है, जो जम्मू कश्मीर के भारतीय नियंत्रित राज्य को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अक्साई चीन के रूप में अलग करती है। जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, वो नियंत्रण रेखा एक युद्ध विराम रेखा है, जो जम्मू कश्मीर के भारतीय नियंत्रण राज्य को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अक्साई चीन के रूप में अलग करती है। और मैकमोहन रेखा की अगर बात करते हैं, यह ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 के शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच हस्तक्षरित तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमांकन रेखा है। तो दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है ये कुछ एग्जाम में आता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। और ये किस सम्मेलन में हुआ था, तो 1914 में शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच हेनरी मैकमोहन के द्वारा हस्ताक्षरित तिब्बत और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमांकन रेखा है। और वर्तमान में यह चीन और भारत के बीच प्रभावी सीमा है, हालांकि इसकी कानूनी स्थिति चीन सरकार द्वारा विवादित है। सरवती बंदर पार्क की अगर बात करें, तो सरवती बंदर पार्क जो है ये कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा जिले में एक बंदर पार्क है विकसित करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा जिले में एक बंदर पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। बंदर पार्क को शरावती बैक वाटर क्षेत्र में निर्जन द्वीपों पर स्थापित किया जाएगा। यह पार्क राज्य में पहला ऐसा होगा और शिवमोगा जिले के होसनगर तालुक में नागवल्ली जंगल में 100 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित 100 एकड़ के बंदर पार्क में फल फूल वाले पेड़, पानी के स्रोत होंगे और पार्क परिसर के बाहर बंदरों से बचने के लिए इस क्षेत्र के चारों ओर सौर बाड़ लगाए जाएंगे। यह विचार हाल के दिनों में मलनाड क्षेत्र में कृषि और वृक्षारोपण फसलों पर हमला करने वाले और किसानों द्वारा कई विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक मामले में सामने आया। खतरों के समाधान के रूप में राज्य सरकार ने पार्क की स्थापना के लिए एक निर्णय लिया और 2020-2021 के बजट में 56.25 करोड़ का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश में बंदरों को संबोधित करने के लिए अत्याधुनिक बंदर नसबंदी और पुनर्वास केंद्र है, हालांकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। भारतीय गौड़ क्या है, इसके बारे में अगर हम देखें तो भारतीय गौड़ या बाइसन बोस गोरस जो है जंगली मवेशियों के परिवार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। एक चरने वाला जानवर है भारतीय गौड़। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है। इसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल, बांदीपुर, काबनी, मासिनागुड़ी, मुदुमलाई अच्छी तरह से रखा गया है। घास के मैदानों में विनाश के कारण इन जानवरों के भोजन की उपलब्धता में गिरावट आई है। भारतीय बाइसन का अवैध शिकार उनके व्यावसायिक मूल्य के साथ साथ भारत और नेपाल सीमा के अवैध बाजार में गौ मांस की उच्च मांग के कारण किया जाता है। हाल ही में भारतीय गौड़ बाइसन का पहला जनसंख्या आकलन अभ्यास नीलगिरी वन प्रभाग तमिलनाडु में किया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया ने अभ्यास में सहायता की और इस बात पर प्रकाश डाला कि पूरे डिवीजन में अनुमानित 2000 भारतीय गौर हैं। अब बात करेंगे मालाबार ग्लाइडिंग मेढक के बारे में। दोस्तों, हाल ही में एक दुर्लभ उभयचर मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग केरल के पुलाड में देखा गया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट में इसे लिस्ट कर्सन कैटेगरी में रखा गया है। उभयचर पश्चिमी घाट के वर्षावन के लिए स्थानिक है और स्थानीय प्रजातियों में वे पौधे और जानवर हैं जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं। यह एक हरे रंग का मेढक है जिसमें पतला शरीर, पैर और सामान्य शरीर की स्थिति और बहुत अच्छी तरह से छलावरण है। छलावरण जिसे गुप्त रंग भी कहा जाता है, एक रक्षा तंत्र युक्ति है जिसका उपयोग जीव अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए करते हैं।
आमतौर पर अपने परिवेश के साथ मिश्रण करने के लिए इसकी शरीर की लंबाई 10 मीटर है। इसके शरीर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जो इसे सबसे बड़े काई मेढकों में से एक बनाता है। मोसी मेढक त्वचा जो हरे रंग की होती है और चट्टान पर उगने वाली काई जैसी होती है। जैसा कि उनका शरीर बहुत नरम है, वे केवल नम जंगलों में के धाराओं के साथ रह सकते हैं। अब बात हम करते हैं मेघालय का व्यवहार परिवर्तन संबंधी मॉडल। मेघालय का व्यवहार संबंधी परिवर्तन संबंधी मॉडल, ये दोस्तों चर्चा में क्यों है? तो इस बात के लिए चर्चा में है ये कि मेघालय के स्वास्थ्य विभाग ने एक नया स्वास्थ्य प्रोटोकॉल जारी करते हुए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस कोविड-19 का एक स्पोन्मुख वाहक मान लेने की घोषणा की। तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार इस प्रकार निर्णय विभिन्न क्षेत्रों से मेघालय में वापस लौटने वाले हजारों प्रवासियों के कारण सामुदायिक प्रसारण के खतरे को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। नए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के मुताबिक राज्य सरकार को स्वयं को इस दृष्टिकोण के साथ तैयार करना चाहिए कि राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 का सामुदायिक प्रसारण हो चुका है। स्पोन्मुख वाहक क्या है? तो देखेंगे तो स्पोन्मुख वाहक जो है एक अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो वायरस से संक्रमित तो हो चुका है किंतु उसमें रोग से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां एक व्यक्ति के SARS-CoV-2 कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन वायरस से संबंधित कोई भी लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के पीछे की अवधारणा क्या है कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण आम लोगों में मुख्य रूप से दो प्रकार के भय उत्पन्न हुए हैं। पहला जीवन के नुकसान का भय, दूसरा है आजीविका नुकसान का भय। तो दोस्तों इस प्रकार मेघालय सरकार ने एक ऐसे प्रणाली निर्माण करना चाहती है जिसके माध्यम से लोग अपनी सुरक्षा कर सकें और साथ ही साथ अपनी आजीविका चला सकें, क्योंकि हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि कोरोना वायरस कोविड-19 अभी लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जब एक बार लोग यह स्वीकार कर लेंगे कि वो कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित हैं, तो उनके संपूर्ण व्यवहार में बदलाव आ जाएगा और वे अधिक सतर्क रहेंगे, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार महसूस करेंगे, जिससे सामुदायिक प्रसारण के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। कैसे लागू होगा मेघालय का यह मॉडल? तो इस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार राज्य के सभी नागरिक को तब तक ए श्रेणी का संक्रमित रोगी माना जाएगा जब तक कि निरंतर आधार पर उनका परीक्षण न किया जाए। ए श्रेणी के संक्रमित रोगी को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रथाओं का पालन करना होगा। पहला है मास्क लगाना होगा, दूसरा करना होगा समय समय पर हाथ को धोना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा। दोस्तों इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की आबादी को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित कर प्रशिक्षण मॉडल की एक श्रृंखला तैयार की है। पहले वर्ग में 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को शामिल किया गया है। दूसरे वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जो 1 से अधिक विकार से प्रभावित हैं। तीसरे वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि विद्यार्थी और पेशेवर। राज्य सरकार द्वारा उक्त सभी वर्गों को प्रशिक्षित किया जाएगा और परीक्षण के अंत में उन सभी लोगों का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो इस मॉडल के तहत राज्य के अन्य लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इसमें सरकारी विभागों के अधिकार, गांव के मुखिया, स्कूलों के शिक्षक और बाजारों संघों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। परीक्षण में प्रत्येक सेक्टर से संबंधित नियम उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आधार पर अलग अलग होंगे। परीक्षण के अतिरिक्त सभी वर्ग के लोगों को हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे विषयों से संबंधित मॉडल प्रश्नों का सेट प्रदान किया जाएगा। मॉडल प्रश्नों के सेट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों के आधार पर स्वयं को जांच सकता है। आगे की राह जो है, लोगों को डराकर या भय के माध्यम से उनका व्यवहार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संभवतः मेघालय के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डिजाइन किया गया यह मॉडल भी इसी विचार पर आधारित है। इस मॉडल के अंतर्गत आम लोगों के दैनिक जीवन में कुछ सामान्य परिवर्तन कर उनके व्यवहार परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। आवश्यक है कि आगामी समय में मेघालय के मॉडल की सफलता का आकलन किया जाए और व्यवहार परिवर्तन से संबंधित इस मॉडल में यथासंभव परिवर्तन कर इसे
देश के अन्य क्षेत्रों में लागू करने पर भी विचार किया जाए। आगे देखते हैं न्यायालयों की आधिकारिक भाषा। ये न्यायालयों की आधिकारिक भाषा जो है ये चर्चा में क्यों है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम, हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयों में अपील करने को कहा है। इसके प्रमुख बिंदु ये हैं कि हरियाणा राजभाषा जो संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि यह अधिनियम हिंदी को राज्य की निचली अदालतों में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान। हरियाणा राजभाषा अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन के लिए अधिनियम में एक नवीन उपधारा 3A जोड़ी गई है। यह उपधारा हरियाणा में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल आपराधिक तथा राजस्व न्यायालयों, किराया न्यायाधिकरणों तथा राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य न्यायाधिकरणों में केवल हिंदी भाषा में कार्य करने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हरियाणा राज्य के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का उपयोग किया जाएगा, केवल उन आपराधिक कार्यों को छोड़कर जिन्हें हरियाणा सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करती है। अनुच्छेद 345 तथा कार्यालयी भाषा के बारे में अगर बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 345 किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं को कार्यालयों में अपनाने का अधिकार देता है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राजभाषा अधिनियम को अनुच्छेद 345 में की गई व्यवस्था के तहत बनाया गया है। संशोधन का महत्व क्या है? तो अगर देखें तो निचली अदालतों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण हरियाणा राज्य में वादकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों को शिकायतों का या अन्य दस्तावेजों की समझ के लिए पूरी तरह से वकीलों पर निर्भर रहना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण गवाहों को भी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ नहीं होती है। संशोधन के विपक्ष में तर्क यह है कि वकीलों का मानना है कि हिंदी को एकमात्र भाषा के रूप में लागू करने से वकीलों के दो अस्पष्ट वर्ग बन जाएंगे। प्रथम वे जो हिंदी भाषा में बहुत सहज हैं, दूसरे वे जो हिंदी में सहज महसूस नहीं करते हैं। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि किसी भी मामलों में बहस करने के लिए भाषा प्रवणता का किसी भाषा के सामान्य उपयोग की तुलना में बहुत अधिक महत्व है। यह संशोधन कानून समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 तथा किसी भी पेशे को चुनने की स्वतंत्रता, गरिमा तथा आजीविका के आधारों का उल्लंघन करता है। हाल ही में किए गए संशोधन के पीछे सरकार का यह तर्क था कि राज्य की निचली अदालतों में कानून की प्रैक्टिस करने वाले अधिकांश व्यक्ति हिंदी में दक्ष हैं, जबकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। हरियाणा में अनेक औद्योगिक केंद्र हैं तथा औद्योगिक विवाद के मामलों में हिंदी में बहस करना अनेक वकीलों के लिए आसान नहीं होगा। इससे वकीलों के व्यवसाय पर संकट मंडरा सकता है। निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि हरियाणा मुख्य रूप से हिंदी भाषा राज्य है, जिसकी लगभग 100% आबादी हिंदी बोलती है या समझती है। यह समझना उचित होगा कि न्यायपालिका का उद्देश्य लोगों का कल्याण है, न कि संस्थाओं के स्वार्थों की पूर्ति करना। न्यायपालिका की भाषा संबंधी प्रावधान अगर हम देखें तो संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्थाओं को न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। दूसरा है, हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु न्यायालय के निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न दे। और राज्य भाषा जो है अधिनियम 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी भी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। तो आगे देखते हैं जीव विज्ञान और पर्यावरण। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने उड़ान क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जेट हीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2050 तक देश को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान पहल इसी का एक भाग है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिक परागमनीय उड़ानों को कार्बन मुक्त बनाना है। जेट जीरो पहल का उद्देश्य क्या है? तो जेट जीरो योजना पर कार्य करने के लिए जेट जीरो काउंसिल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है
निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो पहला लक्ष्य है विभिन्न हितधारकों यथा उड्डयन क्षेत्र से जुड़े लोगों, पर्यावरण समूहों तथा सरकार के नेताओं को एक साथ लाना। कोविड-19 महामारी के बाद उड्डयन क्षेत्र में हरित पहल को पुनः प्रारंभ करना है। उड्डयन क्षेत्र में भविष्य की उड़ानों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो एमिशंस को संभव बनाना है। GHGs उत्सर्जन में योगदान। वर्ष 2018 में उड्डयन क्षेत्र का कुल CO2 उत्सर्जन में योगदान 2.4% था। हालांकि यह उत्सर्जन मात्रा अन्य औद्योगिक क्रियाओं की तुलना में कम प्रतीत होती है, परंतु कुल वैश्विक तापमान में वाणिज्यिक उड्डयन क्षेत्र का योगदान 5% है। यात्री परिवहन का GHGs उत्सर्जन में 81% तथा माल परिवहन का शेष 19% योगदान है। प्रमुख उत्सर्जक अगर हम देखें तो वाणिज्यिक उड्डयन के जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव प्रक्रिया बहुत जटिल है। इन उत्सर्जकों की मात्रा तथा प्रभाव सतह से उच्च ऊंचाई से साथ साथ भिन्न देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में अगर हम देखें, कुल उड्डयन उत्सर्जकों में CO2 लगभग 70% योगदान है तथा वैश्विक तापमान पर धनात्मक प्रभाव जो है उत्पन्न करती है। जल वाष्प दूसरा प्रमुख उत्सर्जक है जो जेट ईंधन की खपत से उत्पन्न होता है। यह जल वाष्प शीघ्र ही हिम क्रिस्टल के नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे सीरस बादलों का निर्माण होता है। ये सीरस बादल अवरुक्त कीड़ों को अवशोषित करते हैं, जिससे CO2 की तुलना में 3 गुना अधिक तापमान का प्रभाव पड़ता है। नाइट्रस गैस शीतलन तथा तापमान दोनों प्रभाव उत्पन्न करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड रासायनिक क्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण करते हैं, जो वैश्विक तापमान प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरी तरफ यह मीथेन से क्रिया करके उसकी मात्रा को कम करती है, जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। हालांकि नाइट्रस गैसों का शुद्ध प्रभाव वैश्विक तापमान है। कणकीय पदार्थों में हाइड्रोकार्बन, कालिक और सल्फेट शामिल हैं। सल्फेट सूर्य की किरणों को परिवर्तित करने शीतलन प्रभाव दर्शाते हैं, कालिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तथा नाभिकीय क्रिस्टल के रूप में कार्य करके वातावरण में हिम का निर्माण करते हैं। उड्डयन उत्सर्जन का विनियमन इंजनों की प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के माध्यम से उड्डयन संचालन से उत्पन्न उत्सर्जन को विनियमित किया जाता है। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO ने 2 स्तरीय योजना के माध्यम से नवीन विमानों के लिए CO2 उत्सर्जनों के मानकों की स्थापना की। प्रथम स्तरीय मानक उन विमानों पर लागू किया गया जिनके पहले से निर्माण किया जा चुका है या जिनका निर्माण कार्य जारी है। दूसरे स्तर के मानक जो अधिक कठोर होंगे उन्हें वर्ष 2020 तक व्यावसायिक जेट तथा वर्ष 2023 तक बिजनेस जेट के संबंध में लागू किया जाएगा। जेट जीरो पहल का महत्व अगर हम देखें तो UK के पास विमानन क्षेत्र में सतत उड्डयन ईंधन के उत्पादन तथा विद्युत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के बारे में अगर देखें आधारित उड्डयन सेवा में एक अग्रणी सेवा प्रदाता बनाने का अवसर है। ब्रिटेन में वर्तमान में कुछ कंपनियां विमानन जैव ईंधन संयंत्र के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रही है। अतः ब्रिटेन के समक्ष विमानन जैव ईंधन में प्रमुख प्रौद्योगिकी निर्यातक देश बनने का अवसर है। संभावित चुनौतियों के बारे में अगर बात कर लें तो विमानन क्षेत्र का कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 2% योगदान है तथा वर्ष 2005 के बाद से इस क्षेत्र में GHGs के उत्सर्जन से 70% तक वृद्धि देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुसार इस विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन गतिविधियों को कम करने की दिशा में आवश्यक उपायों को नहीं अपनाया गया तो वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन वर्तमान स्तर से 300% अधिक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन UN की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय शिकागो कन्वेंशन के संचालन तथा प्रसारण के प्रबंधन हेतु की गई थी। इसका एक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके। तो इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। आगे बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में इस खोज का महत्व। दोस्तों, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा एटामोइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के कारण होने वाले अमीबियासिस बीमारी से बचाव के लिए एक नई दवा के अणु को विकसित किया गया है। तो
विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एंटामोइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ जो है, जो कि एक परजीवी है, मनुष्यों में रुग्णता, अस्वस्थता तथा मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। परजीवी वो जीव होते हैं जो भोजन एवं आवास के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर आश्रित होते हैं। यह मनुष्यों में अमीबाएसिस या अमीबा पेचिस बीमारी का प्रमुख कारण है, जो कि विकासशील देशों में एक सामान्य प्रचलित बीमारी है। इस प्रोटोजोआ को प्रकृति में जीवित रखने के लिए कम हवा या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि संक्रमण के दौरान इसे मानव शरीर के भीतर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति में यह जीव ऑक्सीजन की अधिकता से उत्पन्न तनाव का सामना करने के लिए बड़ी मात्रा में सिस्टीन, जो कि एक अमीनो एसिड है, का निर्माण करता है। यह प्रोटोजोआ सिस्टीन को ऑक्सीजन के उच्च स्तर के खिलाफ अपने रक्षा तंत्र में आवश्यक अणुओं के रूप में प्रयोग करता है। एंटामोइबा द्वारा सिस्टीन को संश्लेषित करने के लिए दो महत्वपूर्ण एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। जेएनयू के शोधकर्ताओं ने इन दोनों एंजाइमों की आणविक संरचना की विशेषता बताई, उन्हें निर्धारित किया। शोधकर्ताओं द्वारा दोनों एंजाइमों में से एक ओ एसिटाइल एल सेरिन या सल्फा हाइड्रोलिजे से संभावित अवरोधक क्षमता की सफलतापूर्वक जांच की गई। बताया गया कि इस एंजाइम में विद्यमान कुछ अवरोधक अपनी पूरी क्षमता के साथ मनुष्यों में इस जीव एंटामोइबा के विकास को रोकने में सक्षम है। सिस्टीन का वैध जीव संश्लेषण है, इस हिस्टोलिटिका के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पहचान किए गए अणुओं द्वारा अमीबायासिस की नई दवा को विकसित किया जा सकता है। इस शोध कार्य को यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। अमीबायासिस क्या है, इसके बारे में अगर देखें हम तो यह एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है जो एक सूक्ष्म परजीवी एट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलती है। इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों के भीतर दिखाई देते हैं। इसके होने पर पेट में ऐंठन, दर्द होता है तथा रोगी को डायरिया, डिस्टेरी की शिकायत, भूख कम लगना तथा उल्टी इत्यादि होती है। संक्रमण के गंभीर रूप धारण करने पर शौच के साथ खून आता है। जब अमीबा का जीवाणु या पैरासाइट यकृत में प्रवेश कर जाता है तब पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर पसलियों के अंदर अत्यधिक दर्द होता है और रोगी को तेज बुखार भी हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पे। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व, संचालन एवं कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए एक समिति आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया है। प्रमुख बिंदुओं के पे अगर हम लोग नज़र देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह इंटरनल वर्किंग ग्रुप IWG का गठन सेंट्रल बोर्ड के निदेशक P.K. मोहती की अध्यक्षता में किया गया। यह कदम वर्ष 2020 की शुरुआत में RBI तथा निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की समीक्षा के संबंध में अदालत से बाहर हुए। समाधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंकों द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक की हिस्सेदारी जो है वो 26% पर सीमित रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही वोटिंग के अधिकार की सीमा 15% तय की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवर्तक को 3 वर्ष में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 40%, 10 वर्ष में 20% और 15 वर्ष में 15% का आवश्यक रूप से लाने का प्रावधान किया गया है। यह समिति 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देखते हैं आंतरिक कार्य समूह समिति के कार्य। तो इस कार्य समूह द्वारा भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व तथा कॉर्पोरेट ढांचे पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। कार्य समूह समिति भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के लाइसेंसी से संबंधित दिशा निर्देशों तथा स्वामित्व और नियंत्रण से जुड़े नियमों की समीक्षा करने के साथ साथ उपयुक्त सुझाव भी प्रस्तुत करेगी। अपने सुझाव प्रस्तुत करते समय समिति को स्वामित्व और नियंत्रण पर अत्यधिक ध्यान देने और वाले मुद्दे तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार एवं घरेलू जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समिति द्वारा शुरुआती लाइसेंसिंग स्तर पर प्रवर्तकों की शेयरधारिता से संबंधित नियमों और शेयरधारिता घटाने की समय सीमा की भी समीक्षा की जाएगी और गठित समूह बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने तथा सभी संबंधित मुद्दों पर सिफारिशों करने के लिए व्यक्तियों संस्थाओं के लिए पात्रता एवं मानदंडों की जांच एवं समीक्षा करेगा। यह गैर सरकारी वित्तीय होल्डिंग कंपनी NOFHC के माध्यम से वित्तीय सहायक कंपनियों के संचालन पर मौजूदा नियमों का अध्ययन करेगी तथा सभी बैंकों को एक समान विनियमन के स्थानांतरित करने की हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। गठित समिति का महत्व क्या है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित इस कार्य समूह की समीक्षा द्वारा विभिन्न समयावधि में स्थापित बैंकों के लिए लागू नियमों को तर्कसंगत एवं उचित रूप से लागू किया जाएगा। बैंकिंग लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत के विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रणालियां हैं, उन पे चर्चा क्यों है, तो इसलिए है कि कई देशों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI विदेशों में अपनी भुगतान प्रणाली के विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है। प्रमुख बिंदु ऐसे हैं कि भुगतान प्रणाली के लिए अनुरोध है तो RBI को अपनी भुगतान प्रणालियों जैसे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम CTS, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संदेशों को प्रशासित करने की संबंधी समाधानों को लागू करने के लिए विदेशों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसका कारण ये है कि भारत में कम लागत वाले नवीन डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता के कारण कई देशों ने भारतीय भुगतान प्रणाली में अपनी रुचि व्यक्त की। भारत के बाहर भुगतान प्रणाली की उपलब्धता। वर्तमान में RBI द्वारा अधिकृत भुगतान प्रणाली का ऐसा कोई भी ऑपरेटर नहीं है जो भारत के बाहर ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करता हो। हालांकि CTS, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NECH और नेफ्ट के सहयोग से भूटान के साथ एक क्रॉस कंट्री को ऑपरेशन पर कार्य किया जा रहा है। नेफ्ट की सुविधा भारत से नेपाल में होने वाले एक तरफा अंतरण के लिए भी उपलब्ध है। भारत के बाहर भुगतान प्रणाली के विस्तार की संभावना। RBI के अनुसार भुगतान प्रणाली के मानकों में कुछ बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी एवं आवश्यक सहयोग के माध्यम से भारतीय भुगतान प्रणालियों को वैश्विक मंच पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इसमें प्रेषण को भी शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए कार्ड योजना और UPI के ब्रांड मूल्य दायरे, कवरेज और उपयोग को बढ़ाने एवं अधिक व्यापक रूप देने के विभिन्न प्रयास भी किए गए हैं। इसमें निहित मुद्दे ये हैं कि विदेशी फंड डिजिटल भुगतानों के माध्यम से प्राप्त होने वाले फंड्स पर अत्यधिक निर्भरता भारत में संभावित तरलता जोखिम जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे सकती है। विभिन्न देशों की अलग अलग समय प्रणाली डिजिटल भुगतान में जोखिम पैदा कर सकती है। डिजिटल भुगतान और भारत, डिजिटल पेमेंट एंड इंडिया। भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान का बढ़ता उपयोग नकदी के इस्तेमाल को प्रभावित करता प्रतीत हो रहा है। RBI के अनुसार देश में डिजिटल भुगतान में मात्रा मूल्य के मामले क्रमशः 61% और 19% की वृद्धि देखी गई है। सकल घरेलू उत्पाद GDP के लिए डिजिटल भुगतान का मूल्य भी वर्ष 2014-2015 के 660% से बढ़कर 2018-2019 में 862% हो गया है। पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल 35% की उच्च गति से बढ़े हैं, जबकि इसके विपरीत नए ATM में लगाने की गति कम 4% हुई है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI यह तत्काल भुगतान सेवा है। IMPS कैशलेस भुगतान को तीव्र, आसान और सुगम बनाने के लिए राउंड द क्लॉक अर्थात 24 घंटे उपलब्ध सेवा का एक उन्नत संस्करण है। UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी भागीदार बैंक में कई बैंकिंग सुविधाओं में एक ही फंड में समेकित फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को सुनिश्चित कर देती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCL ने वर्ष 2016 में और 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को लॉन्च किया था। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणालियों में से एक है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में की गई थी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है। इस योजना के तहत व्यक्ति, फर्म और कॉरपोरेट संस्था संगठन किसी भी बैंक शाखा से देश के किसी भी कोने में स्थापित अन्य बैंक शाखा योजना के तहत शामिल बैंक खाता धारक किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट संस्था संगठन को धनराशि हस्तांतरित कर सकते हैं। नेफ्ट के माध्यम से कितनी भी न्यूनतम अथवा अधिकतम धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है, अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि भारत के भीतर नगद आधारित प्रेषणों और भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत नेपाल के लिए होने वाले प्रेषण के लिए प्रति लेन देन अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तय की गई है। रुपए कार्ड योजना। रुपए भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है। यह नाम रुपए और पेमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, जो इस बात पर जोर देता है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतानों के लिए भारत की स्वयं ही पहल है। इस कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, बहरीन और सऊदी अरब में लेन देन के लिए भी किया जा सकता है। चेक ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें अर्हता
द्वारा जारी किए गए भौतिक मूल चेक के प्रस्तुतिकरण वाले बैंक से अदाकर्ता बैंक शाखा तक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। चेक के स्थान पर क्लियरिंग हाउस द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो अदाकर्ता शाखा को भेज दी जाती है, जिसके साथ इससे संबंधित जानकारी जैसे प्रस्तुति की तारीख, प्रस्तुत करने वाला बैंक इत्यादि भी भेज दी जाती है। इस तरह से चेक ट्रांजैक्शन के माध्यम से समाशोधन मतलब क्लियरिंग के प्रयोजन हेतु कुछ अपवादों को छोड़कर लिखतों की एक शाखा से दूसरा शाखा में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्रभावी ढंग से चेक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाली लागत को समाप्त करता है, उनके संग्रहण में लगने वाले समय को कम करता है, उन्हें चेक प्रोसेसिंग की समस्त प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेच। राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है नेच को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL द्वारा उपलब्ध कराई गई एक सेवा है। नेच इलेक्ट्रॉनिक अंतरण ट्रांसफ़र, हाई वैल्यूम ट्रांसफ़र और आवधिक अंतर बैंक लेन देन के लिए उपयुक्त है। आगे देखते हैं विश्व रक्तदाता दिवस जो 14 जून 2020 को संपूर्ण दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदान के लिए रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए अन्य लोगों के भी इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करना है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम रही सेफ ब्लड सेव्स लाइफ्स रखी गई है, मतलब सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और सुरक्षित रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। यह दिवस महान जीव विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर की याद में प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करने हेतु AAL आधारित प्रणाली। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने सार्वजनिक संस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली विकसित की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो स्वतः ही दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की दूरी का पता लगा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के उल्लंघन की स्थिति में ध्वनि के माध्यम से चेतावनी दे सकता है। IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार इस उपकरण को सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक यह उपकरण बाजार और मॉल समेत भीड़ भाड़ वाले सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। सोशल डिस्टेंसिंग से तात्पर्य सामाजिक स्तर पर उचित दूरी बनाए जाने से है। सभाओं में शामिल होने से बचना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन से बचना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हमें किसी भी प्रकार से शारीरिक स्पर्श से बचना चाहिए। WHO द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होता है तो उसे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। आगे बात करते हैं इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं शुरू की हैं। इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 नामक इस पहल के अंतर्गत स्कूली छात्रों के लिए 4 वर्गों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के पहले वर्ग में पहली से तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे वर्ग में चौथे से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए विज्ञान मॉडल के निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए निबंध लेखन के साथ साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की भी आयोजन की जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए आवेदकों को सर्वप्रथम इसरो की वेबसाइट पर पंजीकृत कराना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका अपना चैनल DS फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।